Okay, good morning, students. Welcome back. So, in the last class, we were discussing a topic related to blood groups, and that was erythroblastosis fetalis. इस कंडीशन को देखा था और वीडियो बीच में ही रुक गई थी बेटा. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस और also referred to as hemolytic disease of newborn. Hemolytic disease of newborn, or it is also called as the rhesus baby syndrome. Rhesus baby syndrome. Cool. So a quick revision of what we did in the last class. Let's imagine that there is a condition number 1, that there is a Rh negative mother. This is a very important condition for a disorder like erythroblastosis fetalis to take place, right? So it should be a Rh negative mother, and the Rh negative mother should bear a Rh positive child, right? So a Rh negative mother should bear a Rh positive child. So होगा क्या, ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी जब फर्स्ट डिलीवरी हो रही है बेटा, तो मदर और फीटस का जो ब्लड है मिक्स होता है. मतलब टेक्निकली फीटस का ब्लड मदर के बॉडी में एंटर कर जाता है, मदर के ब्लड सिस्टम में एंटर कर जाता है, राइट? नाउ फीटस इज हैविंग RH पॉजिटिव, दैट इज डी एंटीजन. सो फीटस का डी एंटीजन जो है मदर आइडेंटिफाई कर लेगी एज द फॉरेन. And I told you something special about the D antigen, that we do not have ready-made antibodies unlike we have for A and B, है ना? अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप A है तो उसके प्लाज्मा में, अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप A है तो उस इंसान के प्लाज्मा में होगा B एंटीबॉडी. तो एंटीबॉडी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल b में, right? So ready-made antibodies are available for A blood group, but that is not the case for D antigen. ठीक है, एंटीबॉडीज बाद में डेवलप होते हैं एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स, राइट? So when the mother identifies the child's D antigen as foreign, ठीक है, और मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है, तब तक तो डिलीवरी हो जाती है, right? So the first delivery of the child, the first delivered child will be absolutely fine. The child will be normal and the child will be alive. The child will be normal and the child will be alive. ठीक है, अब ये कंडीशन हो क्यों रही है, नॉर्मल कंडीशन हो क्यों रही है? दैट दी मदर और फीटस का ब्लड जब मिक्स हो रहा है, सो दी डी एंटीजन, दी फीटस का डी एंटीजन विल बी आइडेंटिफाइड एज फॉरेन, बाय द मदर, right? And as a primary response, the mother will produce D antibodies. चलो D एंटीबॉडीज को हम लिखेंगे कैसे बेटा? D को हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, D को हम लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में. सो मदर विल प्रोड्यूस D एंटीबॉडी. इज इट राइट? सो बट तब तक तो डिलीवरी हो चुका, राइट? बट अगर ऐसा ही सेम टू सेम कंडीशन सेकेंड डिलीवरी में होती है, तो सेकेंड डिलीवरी भी कैसी है बेटा? तो सेकेंड डिलीवरी इज ऑल्सो, मदर तो चेंज नहीं होने से रही, राइट? बट बच्चा चेंज हो सकता है. बच्चा यहाँ पे RH नेगेटिव भी हो सकता है इफ द फादर इज RH पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है? बट अगर मदर RH नेगेटिव है तो चाइल्ड RH पॉजिटिव अगर है सेकेंड डिलीवरी में भी, so in the second delivery the mother's immune system will identify the D antigen of the fetus as foreign, ठीक है?
ये जो प्लेसेंटा है हमने जो यहाँ पे बनाया है, right? So since the secondary response is much more faster and quicker, the mother will try and produce gamma, that is IgG, और IgG आराम से प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, if you remember I have told you. So IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और बच्चे के बॉडी में एंटर कर जाएगा, बच्चे के ब्लड सिस्टम में एंटर कर जाएगा थ्रू द प्लेसेंटल ब्लड सिस्टम, ठीक है? तो all these D antibodies will bind on the mother's, all these D antigens will bind to the child's all these mother's D antibodies will bind onto the child's D antigen, और चाइल्ड के जितने भी आरबीसीज है सारे आरबीसीज एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे एंड द चाइल्ड विल सफर फ्रॉम इंटरनल हीमोलिसिस, राइट? सारे बच्चे के सारे ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो जो सेकेंड डिलीवरी होगी बेटा, सेकेंड डिलीवरी कैन बी, द चाइल्ड कैन बी डेड, ओके? द चाइल्ड इज डेड ड्यू टू हीमोलिसिस। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो बच्चे का जो एरिथ्रोब्लास्ट, गो बैक टू दैट फर्स्ट पेज, बच्चे का जो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज है ना, न्यूक्लिएटेड स्टेज, इमैच्योर स्टेज, वो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में ही सारे सेल्स की ब्रेक डाउन हो रही है एंड बिकॉज ऑफ विच द एंटायर फीटस इज डेड। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस तब हम बोलेंगे जब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे की मिसकैरेज हुई है, right? The baby is dead inside the fetus itself. Cool? But अगर हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि बच्चा पैदा हो गया है और बच्चा पैदा होने के बाद मर रहा है, सो दैट इज द कंडीशन कॉल्ड एज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है? सो दी सेकेंड, फर्स्ट डिलीवरी इज ऑफ वेरी नॉर्मल एब्सोल्युटली, बट सेकेंड डिलीवरी में ये डेथ कंडीशन बिल्कुल होगी, राइट? तो अभी हम बच्चे को तो सेव करना ही पड़ेगा। सो हम एज अ ट्रीटमेंट, व्हाट इज गिवन एज अ ट्रीटमेंट हियर? एज अ ट्रीटमेंट वी विल गिव एनसीईआरटी बोलता है, एज अ ट्रीटमेंट वी गिव anti-RH antibody. What do you mean by anti-RH antibody? Anti-RH refers to against RH, that is against D antigen काम करने वाली एंटीबॉडी। मतलब घूम फिर कर इसको ही मैं बोल सकता हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी हमको anti-RH एंटीबॉडी बोलता है, इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एंटी-डी एंटीबॉडी, मतलब डी कैपिटल हियर स्टैंड्स फॉर डी एंटीजन, मतलब ऐसा एंटीबॉडी जो डी एंटीजन के अगेंस्ट है। और in simplified manner I can just write small d antibody. If you remember, we denote small d for antibody and capital D for antigen. So anti-D antibody बोलो या D antibody बोलो simply, ठीक है? तो this particular treatment, this antibody is given within 72 hours, within 72 hours of the first delivery, ठीक है? तो ये जो RH एंटीबॉडी है उसका कमर्शियल नेम है बेटा रोगम। रोगम इज द कमर्शियल नेम, मतलब ये जो इंजेक्शन मिलती है इसका नाम रोगम है बेटा। और रोगम के अंदर होता क्या है? anti-RH एंटीबॉडी या anti-D एंटीबॉडी एंड और सिंपली D एंटीबॉडी। दिस इज द सेम D एंटीबॉडी व्हिच द मदर विल प्रोड्यूस एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है? तो ये देने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये इसको पहले डिलीवरी के बाद देने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दैट टू विद इन 72 आवर्स, राइट? सो द प्रिंसिपल लाइज वेरी सिंपल, इट इज द सेम एंटीबॉडी which the mother will produce as a primary response, ठीक है? बट बाहर से एंटीबॉडी देने का रोल क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट इज वी आर ट्रिकिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द मदर, ओके?
So what is basically done, we prevent, principle of the treatment is we prevent the primary response. 1 degree का मतलब है primary, we prevent the primary response of the mother against D antigen, अगेंस्ट डी एंटीजन बेटा। ठीक है, तो मदर ने अगर डी एंटीजन को आइडेंटिफाई किया ही नहीं तो मदर का मेमोरी सेल्स तो एक्टिव होगा ही नहीं बेटा, राइट। तो सेकेंड डिलीवरी विल ऑल्सो बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, राइट। सो हम मदर की इम्यून सिस्टम को ट्रिक कर रहे हैं। बिफोर द मदर विल आइडेंटिफाई द डी एंटीजन एज फॉरेन, हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बाय गिविंग एक्सटर्नल रोगम। इज दैट राइट? So in this particular condition, okay, the mother second delivery can be absolutely normal, but imagine करो कि second delivery भी ऐसी है ना, तो हम थर्ड डिलीवरी के लिए भी, थर्ड डिलीवरी के प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से सेकेंड डिलीवरी के बाद भी हम उसको रोगम देंगे। ठीक है, अगर थर्ड डिलीवरी भी वैसी है तो हम बोलेंगे ओ माता जी बस करो, इंजेक्शन महंगी आती है। ठीक, मजाक कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। वी विल अगेन आफ्टर थर्ड डिलीवरी ऑल्सो वील हैव टू गिव दी रोगम। ठीक है, तो ये एक मैंडेट रिक्वायरमेंट है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर विच इज जनरली गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और ईच एंड एवरी लेडी हुज एक्सपीरियंसेस सच अ कॉम्प्लिकेशन इन द डिलीवरी। इज दैट वेरी क्लियर? सो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है बेटा, इसके बारे में जो नोट्स है मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं बेटा। ठीक है, सो आफ्टर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस we'll have to take up another topic altogether, that is altogether a new topic, and that is blood clotting. blood clotting, okay. नाउ ब्लड क्लॉटिंग का जो टॉपिक है ये हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था बेटा, है ना। किस में डिस्कस किया था? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक में हमने ब्लड क्लॉटिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। सो यू हैव अ वीडियो विच इज़ बीन विच टॉक्स अबाउट ब्लड क्लॉटिंग इन डिटेल, राइट। बट ये भी चैप्टर में हमको ब्लड क्लॉटिंग करना है, तो हमको बेसिकली फर्स्ट वी विल हैव टू टॉक अबाउट ऑल दी फैक्टर्स। ठीक है, all the clotting factors. So all the clotting factors are synthesized in the liver. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो एग्जाम में। All the clotting factors are synthesized in the liver. Okay, but before we start up, मेरे को एक दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, that is HDN, that is hemolysis disease of newborn, is seen in progeny having, और ऑप्शन ये है बेटा ए। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं फादर मदर और बीच में क्रॉस। तो ऑप्शन ए बोलता है हमारा, ऑप्शन ए है RH पॉजिटिव फादर, RH पॉजिटिव मदर। दूसरा ऑप्शन बोलता है RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव मदर। तीसरा ऑप्शन बोलता है RH नेगेटिव फादर, RH पॉजिटिव मदर। चौथा ऑप्शन बोलता है RH पॉजिटिव फादर, RH सेम हो गया। अच्छा, चौथा ऑप्शन बोलता है RH नेगेटिव फादर एंड RH नेगेटिव मदर। ठीक है, सो ये कंडीशन है। विच ऑफ द parent might experience, which of the mother might experience HDN. ठीक है,
तो HDN का पहला रिक्वायरमेंट क्या था बेटा? HDN का पहला रिक्वायरमेंट ये है कि मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन के हिसाब से मदर RH नेगेटिव અહીંયા છે आणि અહીંયા છે, ठीक है। मदर RH नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है। और फादर, अब फादर का देखते हैं। बच्चा मेरे को कैसा चाहिए? बच्चा मेरे को चाहिए, अब ये कंडीशन होने के लिए बच्चा मेरे को चाहिए RH पॉजिटिव, ठीक है। अब RH पॉजिटिव बच्चा कब पैदा हो सकता है? जब फादर कैन बी RH पॉजिटिव। अगर फादर RH नेगेटिव है तो चांस ही नहीं है कि बच्चा RH पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर बच्चा RH पॉजिटिव हो रहा, अगर बच्चा RH पॉजिटिव हो रहा है फॉर एन RH, both the parents are RH negative, baby cannot be RH positive। अगर हो रहा है तो ये इसका बच्चा नहीं है, इसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है, इसका करो DNA टेस्ट। ये आपने डायलॉग सुना होगा किसी पिटी हिंदी डेली सोप्स में, right? So in other words, it is absolutely not possible to have a RH positive child to an RH negative father and an RH negative mother। So definitely this option is absolutely ruled out, right? So यहाँ पे एक ही ऑप्शन मेरा बचता है, which is the correct answer। Are we understanding it? ठीक है। So this is one particular question which can absolutely come into existence, ठीक है। अगर बेटा उल्टा कंडीशन रहा, इमेजिन कर लो, ठीक है, उल्टा कंडीशन रहा कि RH पॉजिटिव मदर हो गई और RH नेगेटिव चाइल्ड हो गया, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या ऐसा कंडीशन, क्या ऐसा खूंखार कंडीशन डेवलप होगा? नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि child is RH negative and mother is RH positive। who is having an extra antigen? mother। तो मदर की इम्यून सिस्टम एक्टिव होगी ही नहीं, बिकॉज बच्चा RH नेगेटिव है बेटा, समझी क्यों? ठीक है। પછી आगे बढ़ते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स में यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर ऑल दी क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। यू आर ओनली सपोज टू रिमेंबर अ फ्यू मेजर क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ लो, बाकी का आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल दी क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी लिवर, ठीक है। अब पूरी की पूरी लिस्ट है बेटा, वो लिस्ट के हिसाब से हमको याद करना है कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स है। सो देयर आर कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स है? दे आर 13 इन ऑर्डर, 13 इन ऑर्डर एंड 12 इन नंबर, 13 इन ऑर्डर एंड 12 इन नंबर, ठीक है। 12 इन नंबर क्यों है? बिकॉज जो अपना 6th क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज एब्सोल्युटली एब्सेंट, नो फैक्टर, ये इसको डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। सो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, इट इज स्पेसिफिकली गिवन इन रोमन न्यूमरल्स बेटा। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 इज फाइब्रिनोजेन। अभी नंबर 1 नंबर 2 है, ये ना ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के हिसाब से बेटा। फाइब्रिनोजेन, नाउ फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है। एंड दिस फाइब्रिनोजेन is present in the inactivated form, it is present in the inactivated form and it is soluble in the plasma, inactivated form and soluble in the plasma। It is this first clotting factor, it is this particular clotting factor which converts itself into, it converts into fibrin, and fibrin is a insoluble matter, it is an insoluble collection of protein, it is insoluble in plasma, and it is this fibrin which forms the meshwork, it is this fibrin which forms the meshwork, ठीक है। यही मेशवर्क पे तुम्हारे सारे जो ब्लड सेल्स है ये अटक जाते हैं। सो इन अदर वर्ड्स अगर ये ऐसा कंडीशन, एक ब्लड सेल लीक, एक ब्लड वेसल डैमेज हुआ है, सो दिस फाइब्रिन विल बेसिकली फॉर्म अ मेशवर्क,
इस बर्तन धोने की घासनी के जैसे एक मेशवर्क जैसा बनेगा, और यही मेशवर्क के थ्रू तुम्हारे ब्लड सेल्स अटक जाएंगे, ये मेशवर्क के थ्रू तुम्हारे ब्लड सेल्स अटक जाएंगे, एंड धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो ब्लड वेसल है ये सील हो जाएगा। समझे बेटा? ठीक है, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फाइब्रिनोजन। द नेक्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन भी जो है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो इनएक्टिव। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है बेटा। ओके, नाम दिया है बेटा प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 2 है, एंड प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो अ ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो अ ग्लाइकोप्रोटीन, एंड सिमिलरली वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए लगता है विटामिन के। ओके, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सिंथेसिस। ओके, सो दिस प्रोथ्रोम्बिन भी जो है, द प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म, and this prothrombin, it gets activated, it is activated to form thrombin, activated to form thrombin। प्रोथ्रोम्बिन जिस पे भी प्रो लगा होगा वो इनएक्टिव होगा, सो इट गेट्स एक्टिवेटेड टू फॉर्म थ्रोम्बिन। एंड थ्रोम्बिन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट थ्रोम्बिन एक्ट्स एज एन एंजाइम। थ्रोम्बिन एक्ट्स एज एन एंजाइम। ठीक है, अब ये कौन सा एंजाइम के लिए काम करेगा? इट एक्ट्स एज एन एंजाइम फॉर कन्वर्जन ऑफ अपना जो पहला फैक्टर था, दैट इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिवेटेड था, उस फाइब्रिनोजन को इट कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। अगर थ्रोम्बिन नहीं रहा तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। सो इन अदर वर्ड्स, थ्रोम्बिन हियर इज फैसिलिटेटिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, hence it is referred to as acting like a enzyme। ठीक है बेटा, तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अपना क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2। ओके, देन एसोसिएटिवली वी विल हैव टू टॉक अबाउट फैक्टर नंबर 3। ठीक है, फैक्टर नंबर 3 इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। Thromboplastin, or also referred to as the tissue factor। ठीक है, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको नाम से समझ लेंगे हम। नाम क्या है? थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का मतलब थ्रोम्बोसाइट। प्लास्टिन, प्लास्टिन इज दैट प्रोटीन जो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करके रखता है। ओके, so thromboplastin or tissue factor, it is present in the platelets। ठीक है, and important point regarding thromboplastin that it is the only factor which is lipoprotein। most of the factors are glycoprotein, it is the only factor which is lipoprotein। ठीक है, and it is released into the blood, it is released at the site of injury, released at the site of injury by disintegration of platelets।
मतलब अगर टिश्यू को डैमेज है, टिश्यू को डैमेज का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स लीक हो रहे हैं, और इसका मतलब घूम फिर कर डैमेज किसको है, ब्लड वेसल को है। ठीक है, अगर आपको कोई एक सुई भी चुभती है तो दैट सुई चुभना इज ऑल्सो अ ट्रॉमा, करेक्ट, इट इज ऑल्सो अ शॉक, राइट। तो ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, जहां पे ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहे हैं वहां पे प्लेटलेट्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग, द प्लेटलेट्स विल कॉज डिसइंटीग्रेशन, एंड प्लेटलेट्स के टूटने, छोटे छोटे जो तुम्हारे प्लेटलेट्स है, द प्लेटलेट्स विल एब्सोल्युटली गेट्स डिसइंटीग्रेटेड, और ये प्लेटलेट्स से निकलेंगे हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आग लगाने का काम कर रहे हैं फॉर दी क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, जब तक थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में नहीं आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके अंदर है, इट इज इन दी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स कब डिसइंटीग्रेट होंगे, जब द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉमा, राइट, दैट ट्रॉमा कैन बी एन इंजरी। Is that very clear? So thromboplastin will be released at the site of injury, and hence it is called as a tissue factor, because जहाँ पे इंजरी है, जहाँ जिस टिश्यू में इंजरी है, there it will be released, hence it is called as a tissue factor। ठीक है, but this thromboplastin is also secreted as the inactivated form। ठीक है, दैट देर आर सेवरल अदर फैक्टर्स ऑल्सो कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन को, दैट इज प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, बट आपको ये डिटेल में, इतना डिटेल में जाना नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन दैट इज योर फैक्टर नंबर 2, सॉरी माय मिस्टेक, फैक्टर नंबर 3। The fourth factor which we have to understand, again a very important factor, that is calcium plus 2, calcium plus 2 ions। ठीक है, अब समझा आपको कि इसको क्लॉटिंग फैक्टर क्यों नहीं बोलते, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन, बट कैल्शियम प्रोटीन में गिना नहीं जाएगा ना बेटा, है ना। तो कैल्शियम एक कॉमन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। सो अगर किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं होगी, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ओके, सो इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू टॉक अबाउट इफ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सेमिया। हाइपो का मतलब क्या है, लो। अगर किसी को लो कैल्शियम है, सो द पर्सन विल सफर फ्रॉम क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब उसकी ब्लड फ्लो होते जाएगी। एक इंसान को अगर इंजरी होती है, द ब्लड क्लॉटिंग इमीडिएटली चालू हो जाती है, पूरा रिएक्शन, एंड ब्लड का लॉस रुक जाता है। बट इफ अ पर्सन इज हाइपोकैल्सेमिक, उसके ब्लड में कैल्शियम कम है, तो clotting mechanism will be delayed, so the person with hypocalcemia can suffer from clotting disorders। Cool। So that is my factor number 4। now factor number 5 is also referred to as labile factor। factor number 5 बहुत ज़्यादा important नहीं, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज प्रोएक्सेलरिन और ऑल्सो कॉल्ड एज द लेबाइल फैक्टर। लेबाइल का मतलब क्या है, सेंसिटिव और वीक। बोलते ना, ही इज अ वेरी लेबाइल चाइल्ड, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी सेंसिटिव टू इमोशंस, राइट। सो लेबाइल का मतलब क्या है, सेंसिटिव और वीक। ठीक है, सो प्रोएक्सेलरिन के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। दैट प्रोएक्सेलरिन इज ऑल्सो अ जीपी माने इट इज ऑल्सो अ अपना ग्लाइकोप्रोटीन।
ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इट इज सीन इन दी सीरम। सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है, अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लो, मैं यहाँ पे वापस चीज रिपीट नहीं करूंगा बेटा, ठीक है। इट इज सीन इन दी सीरम, ठीक है। अब डेफिशिएंसी जो है, द डेफिशिएंसी ऑफ 5 डेफिशिएंसी कॉजेस पैराहीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, जो हम लोग थोड़े टाइम में बात करेंगे, लास्ट में जब अपन छोटा सा रिवीजन लेंगे, रिकैप लेंगे, तब बात करेंगे, ठीक है। सो डेफिशिएंसी कॉजेस पैराहीमोफीलिया। पैराहीमोफीलिया इज कंपैरेटिवली वेरी 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 माइल्ड टाइप, इट इज़ वेरी माइल्ड टाइप ऑफ हीमोफीलिया। मतलब उस इंसान की ब्लड क्लॉटिंग डिलेड होगी, जिसकी ब्लड क्लॉटिंग 3 मिनट में चालू हो जानी चाहिए, 3 मिनट में हो जानी चाहिए, उस इंसान की ब्लड क्लॉटिंग को घंटों लग जाएंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है बेटा। अगर कोई साइड पे इंजरी होती है तो हम जाकर पट्टी करते हैं, और हम देखते हैं कि पट्टी करने के बाद उसके अंदर, पट्टी के अंदर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एंटीसेप्टिक मेडिसिन, पट्टी के अंदर हीलिंग चालू हो जाती है, ब्लड लॉस रुक जाता है। बट दीज इंडिविजुअल्स में पट्टी अगर आप करते हो तो भी पट्टी गीली हो जाएगी, बिकॉज ब्लड फ्लो इतना इजीली रुकता नहीं है, ठीक है। सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर नंबर 5. The next factor which we will be talking about, which is technically discarded from the entire convention, that is factor number 6, called as no factor. पहला ये factor ऐसा hypothetical factor था, but अभी इस factor को निकाल दिया है. So it's called as no factor or hypothetical factor. Hypothetical factor, ठीक है। नो फैक्टर और हाइपोथेटिकल फैक्टर, ठीक है। सो नो फैक्टर के बाद में कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इट इज रिजेक्टेड, करेक्ट। सो नेक्स्ट फैक्टर विच वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज फैक्टर नंबर 7. फैक्टर नंबर 7 इज रेफर्ड टू एज प्रोकन्वर्टिन, और ऑल्सो रेफर टू एज दी stable factor, प्रोकन्वर्टिन और stable factor, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑटोप्रोथ्रोम्बिन, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑटोप्रोथ्रोम्बिन, और बाकी के 2 एक्स्ट्रा नाम है जो काम के नहीं है बेटा, छोड़ दो, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो ऑटोप्रोथ्रोम्बिन है, तो इनका काम क्या है, इनका एक काम है मेजरली, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दे आर जीपी, एंड इनका फंक्शन क्या है, नाम दिखा रहा है, फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन along with an enzyme that is prothrombinase. माई मिस्टेक बेटा, एक छोटी सी गलती हो गई है, ठीक है। ऑटोप्रोथ्रोम्बिन इज द नेम, ठीक है, बट इसका काम क्या है, माई मिस्टेक, इसका काम है एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन था विच वाज सिक्रीटेड एज प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन वाज सिक्रीटेड एज प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड द सेम थ्रोम्बोप्लास्टिन को वो ठीक है, सेम थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेगा, करेक्ट। द नेक्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो हीमोफीलिया 8 से एसोसिएटेड है, एंड दैट क्लॉटिंग फैक्टर इज फैक्टर नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज एंटी हीमोफीलिया, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, दैट इज AHA फैक्टर, AHA factor, also referred to as anti-hemophilia, anti-hemophilia A factor, ठीक है।
अब एंटी हीमोफीलिया क्यों बोला है बेटा? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ दिस फैक्टर, द डेफिशिएंसी ऑफ दिस फैक्टर causes hemophilia. Now this hemophilia is also referred to as Queen's disease. Hemophilia is called as Queen's disease because Queen Victoria is disease की carrier थी बेटा, ठीक है, and it is a sex-linked recessive disease. It is a sex-linked recessive disease. अब ये आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे बेटा, ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग का माथाखुटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब फैक्टर 8 से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बात करना, एक एक्सेसरी फैक्टर है, फैक्टर 8 से एसोसिएटेड है, दैट इज वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर। फैक्टर 8 से एसोसिएटेड है, दैट इज वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर। वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर जो है, जिसको हम VW से इंडिकेट करते हैं, the von Willebrand factor is associated with unnecessary activation of factor 8। मतलब ये जो फैक्टर है, फैक्टर 8 जो है हमेशा तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट होगा, बट ये फैक्टर 8 पे कैप होगी, ठीक है। पहले तो हम इसका फंक्शन लिख लेते, इट इज एसोसिएटेड विद unnecessary activation of factor 8। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझते हैं, अननेसेसरी एक्टिवेशन का मतलब क्या है। सो जो फैक्टर 8 है आपके प्लाज्मा में एज फैक्टर 8 प्रेजेंट है बेटा, तो आप इमेजिन करो कि ये फैक्टर 8 है, और ये फैक्टर 8 जो है, दिस इज फैक्टर 8 विच इज एक्टिव, और ये ऐसे के ऐसे ही ब्लड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर जो है बेटा, वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर जैसे ही ये फैक्टर 8 पे आकर बाइंड होगा, ये फैक्टर 8 विल बिकम इनएक्टिव, ठीक है। वापस देखते हैं हम बेटा, तो अपना फैक्टर 8 जो है ऐसा खुला फैक्टर 8 है, खुले सांड के जैसे। सो फैक्टर 8 इन दिस पर्टिकुलर केस इज एक्टिव, ये जो कंडीशन है ये एक्टिव है, खुला, ठीक है। अब ये सेम फैक्टर 8 पे अगर आपका वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर आता है जो कैप कर रहा है, सो दिस फैक्टर नाउ इज एब्सोल्युटली इनएक्टिव, ठीक है। तो सो व्हाट इज दिस वी हैव ड्रॉन, दिस इज वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर, एंड ये क्या है, दिस इज योर फैक्टर 8। तो ब्लड में दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंट, मतलब इन अदर वर्ड्स इन दिस इज इन द इट इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म इन द ब्लड, ठीक है। जब क्लॉटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज ड्यूरिंग द कैस्केड, ड्यूरिंग क्लॉटिंग कैस्केड, कैस्केड का मतलब क्या है बेटा, एक ऐसा चेन रिएक्शन वेयर वन रिएक्शन गिव्स राइज टू अनदर रिएक्शन, ठीक है। तो क्लॉटिंग कैस्केड के टाइम पे दी इनएक्टिवेटेड, दैट इज इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर जो है अपना, दैट इज फैक्टर 8 ड्यूरिंग क्लॉटिंग कैस्केड क्या होता है, ये जो हमारा इनएक्टिवेटेड फॉर्म है दैट गेट्स एक्टिवेटेड, उससे वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर अलग हो जाता बेटा, ठीक है। ये
प्लस ये हो जाता, डिटैच हो गया, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, सो हियर द factor 8 gets activated, factor 8 gets activated, it gets activated by dissociation of W von Willebrand's factor, by dissociation of von Willebrand's factor, okay. सो अब क्या होगा अगर वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो बेटा सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो टेक्निकली एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। और अगर एक्टिव फॉर्म में मतलब देखते हैं वो लिखते हैं, ओके, डेफिशिएंसी लिखते हैं वो, डेफिशिएंसी ऑफ VWF, that is von Willebrand's factor causes epistaxis. Epistaxis is referring to nose bleeding, okay, or it also causes increased menstrual bleeding, increased menstrual bleeding। तो सर आप तो मेरे को ऐसे बोल रहे थे ना, आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए, सर आप तो मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि ये जो है ये तो चीज़ को इनएक्टिवेट कर रहा है, बट अगर इसने ये वॉन विलीब्रैंड फैक्टर डिटैच हो गया तो फैक्टर 8 तो एक्टिव हो रहा है, और फैक्टर 8 अगर एक्टिव हो रहा है तो सर तो क्लॉटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ऐसे क्यों बोल दिया कि नोज ब्लीडिंग हो रही है और एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या नोज ब्लीडिंग जो है ये तो लेस क्लॉटिंग की वजह से होना चाहिए बेटा, है ना। बट अंडरस्टैंड यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज नॉट एन टाइप ऑफ इंजरी, यहाँ पे कोई ट्रॉमा नहीं है बेटा, ये तो कंडीशन है, राइट। एपिस्टैक्सिस इज जस्ट लाइक अ ट्रॉमा इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस अगर आपके पास इनफ वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर नहीं है तो आपका जो हीमो विदाउट एनी टाइप ऑफ इंजरी, आपका जो फैक्टर नंबर 8 है वो हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, और ये हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म वाला जो है हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म वाला जो अपना फैक्टर 8 है दैट गेट्स इजीली डिग्रेडेड। मतलब जब एक्चुअल यूज आएगी फैक्टर 8 की तब ये अपना काम करने के लिए रहेगा ही नहीं, राइट। सो वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर क्या इंश्योर कर रहा है? इट इज इंश्योरिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैक्टर 8 इन द ब्लड। अगर ये मेरा भाई नहीं रहा, ठीक है, सो फैक्टर 8 ऐसा ही खुला सांड के जैसा रहेगा और ऐसा ही वो इजीली डिग्रेड हो जाएगा। सो एक्चुअली व्हेन आई नीड द फैक्टर 8 आई विल नॉट बी हैविंग फैक्टर 8। सो दैट इज व्हाई आई से डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर लीड्स टू नोज ब्लीडिंग या एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इतना समझा है बेटा, ठीक है। सो दैट इज फैक्टर 8। Similarly, the next factor which we talk about is factor number 9. ठीक है, factor number 9 is also referred to as the Christmas factor. It is called as the A anti-hemophilic B factor, or it is called as Christmas factor. तो इसलिए इसकी डिजीज जो होती है ना, इसकी डेफिशिएंसी के वजह से जो डिजीज होती है that is also referred to as the Christmas disease, ठीक है। it is referred to as AHB or it is referred to as Christmas factor। यहाँ पे important चीज आपको ये याद रखना है that deficiency, अनु deficiency causes hemophilia B, deficiency causes hemophilia B, ठीक है। So that is all with respect to factor 8 you need to remember. Now talking about factor 9 के बारे में आपको ये जानना है। Now let's talk about factor number 10. फैक्टर नंबर 10 का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। फैक्टर नंबर 10 is called as, ठीक है, फैक्टर नंबर 10 is called as स्टुअर्ट फैक्टर।
स्टुअर्ट लिटिल पिक्चर सबने देखी है ना? तो फैक्टर नंबर 10 इज कॉल्ड एज द स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, सो इसी का भी डेफिशिएंसी अगर है, आपको कुछ भी ज्यादा याद नहीं रखना है, इसका डेफिशिएंसी ऑल्सो कॉजेस epistaxis, that is nose bleeding. Epistaxis is the commercial name for commercial name नहीं, my mistake. Epistaxis is the medical terminology for आपका nose bleeding. ठीक है, so that is factor number 10. Now we have to talk about factor number 11. Factor number 11 is called as AHC, that is anti-hemophilic C factor, anti-hemophilia C factor. ठीक है, so factor number 11 is referred to as AHC. ठीक है, now this factor, इसके बारे में important feature आपको ये याद रखना है that it is only required for intrinsic pathway. It is only required for इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब अगर कहीं पे भी इंटरनल ब्लीडिंग है तो वहां पे फैक्टर 11 की रिक्वायरमेंट है, इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है ये, ठीक है। सो डेफिशिएंसी इतना बहुत मेजर प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। द डेफिशिएंसी विल कॉज डिलेड क्लॉटिंग, दैट्स इट। बहुत ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है यहाँ, ठीक है। द डेफिशिएंसी कॉजेस डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ओके, सिमिलरली दैट इज फैक्टर नंबर 12. Factor number 12. Factor number 12 is called as Hageman's factor. Factor number 12 is called as Hageman's factor. अब ये Hageman's factor जो है, this important factor is present in both. It is present in both serum and plasma. ठीक है, it is present in both serum and plasma. So what is the role of factor number 12? Factor number 12 का function क्या है बेटा? Function है stabilization of fibrin. Stabilization of fibrin. मतलब ये जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजन था, दैट सोल्यूबल फाइब्रिनोजन का अभी बड़ा बड़ा रस्सी बन रहा है, पॉलिमराइजेशन हो रहा है, राइट। सो दिस फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन तो बन गया, किसके प्रेजेंस में बना? फाइब्रिन बना इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। बट फाइब्रिन इज ऑल्सो प्रोटीन, राइट। सो फाइब्रिन को फाइब्रिन बनाकर रखने का काम, मतलब फाइब्रिन को स्टेबलाइज, नहीं तो ये फाइब्रिन भी टूट जाएगा, राइट। सो फाइब्रिन को फाइब्रिन बनाकर रखने का काम कौन कर रहा है? फैक्टर नंबर 12. सो फाइब्रिन को इट मेक्स अप स्टेबल फाइब्रिन, अदरवाइज fibrin will also, the fibrin which has been formed, it will also break because there are several proteolytic enzymes present in the blood also, ठीक है। तो उसको स्टेबल, टूट रहा है तो उसको स्टेबलाइज करने का काम कौन कर रहा है? फैक्टर नंबर 12 itself. ओके, लास्ट फैक्टर जो हमको बात करना है दैट इज फैक्टर नंबर 13, और फैक्टर नंबर 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. फैक्टर नंबर 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. Okay, also referred to as fibrin stabilizing factor, also referred to as Lacy-Lorentz factor. Lacy-Lorentz factor, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज, ये फाइब्रिन, अब नाम इसका फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग है,
बट फंक्शन क्या है बेटा, इट इज एसोसिएटेड विद स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लॉट, स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लॉट. हाउ डज इट डू इट, इट डज इट बाय पॉलीमराइजेशन. अगर फाइब्रिन बन रहा है तो और भी फाइब्रिन बनाओ, और फाइब्रिन, जो भी छोटे छोटे फाइब्रिन है, पॉलीमराइजेशन ऑफ फाइब्रिन. सो जो भी छोटे छोटे फाइब्रिन है, ये छोटे छोटे फाइब्रिन के मॉलिक्यूल्स है, इस छोटे छोटे फाइब्रिन के मॉलिक्यूल्स के इट इज एब्सोल्युटली मेकिंग लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज स्टेबलाइजिंग द फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स. समझे बेटा? ठीक है. सो फाइब्रिन को स्टेबलाइज करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज फैक्टर नंबर 13, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और लाकी लोरेंस फैक्टर. इतना समझा है बेटा? ठीक है, फटाफट हम एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज के लिए, दैट इज blood clotting. Again, it is a very simple pathway which we have already done it in the last chapter. ठीक है, so now let's talk about clotting mechanism. Clotting mechanism. अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म में आपने बोला था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर इंजरी बाहर हो रही है तो दैट इट फॉलोज अ एक्सट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे सिंपल है, ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स लगते नहीं है. क्यों? बिकॉज बॉडी के बाहर हेपैरिन नहीं है. अगर हेपैरिन नहीं है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो इमीडिएटली ब्लड क्लॉटिंग जो है, ब्लड हेपैरिन नहीं है तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा. बेटा माय मिस्टेक, हेपैरिन नहीं है तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा. तो आपकी जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो भी स्पीड अप होगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हेपैरिन. बट बॉडी के अंदर अगर ब्लड ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्लॉटिंग थोड़ी सी डिले होती है. सो दैट पाथवे इज रेफर्ड टू एज इंट्रिंसिक पाथवे. ओके, सो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है आपको याद रखना है. एक्सट्रिंसिक पाथवे में हो रहा है डैमेज या इंजरी टू द टिश्यू, डैमेज टू द टिश्यू. बट टिश्यू को इंजरी हुआ तो ब्लीडिंग तो ब्लड वेसल से ही होगा ना, तो टिश्यू को इंजरी हुआ तो भी ब्लड वेसल्स को इंजरी हुआ, राइट. सो हियर यू विल हैव स्पेसिफिकली आपको लिखना है डैमेज टू दी ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब जैसे ही टिश्यू का डैमेज हो गया है, देयर आर सेवरल एक्स्ट्रा फैक्टर्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो लिखेंगे हम लोग. बट दिस डैमेज टू द टिश्यू लीड्स टू द रिलीज ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम दी प्लेटलेट, हम इसको बोलेंगे दोनों प्लेटलेट से आ रहे हैं बेटा, बट ये टिश्यू लेवल पे आ रहा है और ये ब्लड वेसल लेवल पे आ रहा है, इसलिए हमने नाम अलग अलग लिया है. इसको हम बोलेंगे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है, सो सम एक्स्ट्रा फैक्टर्स विच वी नीड टू रिमेंबर, दैट इज इसमें लगते हैं 4, 5, या आपने नहीं भी याद किया तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा है एम्स लेवल के लिए, बट अभी एम्स क्रैप आउट हो गया है तो इट इज ओके इफ यू डोंट रिमेंबर दिस. ठीक है, फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10. वेरेज यहाँ पे आपको ज्यादा फैक्टर लगते हैं, मैंने आपको बताया था. यहाँ पे कितने फैक्टर लग रहे हैं, देखो यहाँ पे लग रहे हैं फैक्टर नंबर 4, પછી फैक्टर नंबर 5, પછી फैक्टर नंबर 9, પછી फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 11, फैक्टर नंबर 12. ठीक है, वेरेज यहाँ पे कितने लगे आपको 4, 5, 7 एंड 10. यहाँ पे कितने लगे 4, 5, 9, 10, 11, 12. इज दैट राइट? सो दैट ये सब फैक्टर प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करवाएंगे. एंड दिस अल्टीमेटली विल लीड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम +2 आयॉन्स, दिस विल लीड टू द कॉमन पाथवे. ठीक है, यहाँ पे आ कौन रहा है मेरा इसका क्लॉटिंग मैकेनिज्म का हीरो, दैट इज कैल्शियम +2. सो कैल्शियम +2 जो है, कैल्शियम +2 will cause, it will act on inactivated factor 8.
factor 10, my mistake. It will act on inactivated factor 10 and it will activate factor 10. ठीक है, फिर एक्टिवेट फैक्टर 10, एक्टिव फैक्टर 10 प्लस फैक्टर नंबर 5 विल एक्टिव फैक्टर 10 एंड फैक्टर नंबर 5, ये दोनों जो है फैक्टर नंबर 10 एंड फैक्टर नंबर 5, ये दोनों जो है क्या करेंगे, दे विल लीड और दे विल फॉर्म the enzyme, so they will synthesize, they will help in the synthesis of enzyme का नाम क्या है बेटा, एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोथ्रोम्बिनेस, और also called as thrombokinase. बाय हार्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, नाम से इसका फंक्शन याद आ जाएगा। प्रोथ्रोम्बिनेस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके बनाएगा थ्रोम्बिन, ठीक है, या फिर थ्रोम्बोकाइनेस, काइनेस का मतलब क्या है, एक्टिव, एक्टिविटी, थ्रोम्बोकाइनेस का काम क्या है, इट विल एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। So in other words, what will it do? This prothrombinase जो एंजाइम है, ये prothrombinase काम करेगा on prothrombin. It will convert prothrombin into thrombin. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे the enzyme, that enzyme is prothrombinase. ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, दिस थ्रोम्बिन विल एक्ट लाइक अ एंजाइम, दिस थ्रोम्बिन विल एक्ट लाइक अ एंजाइम फॉर conversion of fibrinogen, which is again inactivated form, fibrinogen into fibrin. ठीक है, फाइब्रिनोजन सोल्यूबल छे एंड फाइब्रिन इनसोल्यूबल छे, ठीक है। अब ये फाइब्रिन जो है, ये फाइब्रिन ऐसे क्लॉट्स बनाएगा बेटा, ये फाइब्रिन को और स्टेबलाइज कौन करता है, हमने बात किया अभी, स्टेबलाइज कौन करता है, फैक्टर नंबर 13, ठीक है। और फाइब्रिन को और फाइब्रिन को ऐसे लंबे लंबे इसमें बना देगा, लंबे लंबे फाइबर्स में बना देगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इट विल कॉज अ फाइब्रस मेशवर्क, इट फॉर्म्स अ फाइब्रस मेशवर्क, ठीक है। अब यही फाइब्रस मेशवर्क पे दे विल बी aggregation of blood cells. तो कैसे दिखेगा, ये गंदा सा हम डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा एकदम खिचड़। सो ये जो अपना मेशवर्क बना है, इस मेशवर्क पे आपके ब्लड सेल्स अटकेंगे। इट इज जस्ट लाइक अ बाथरूम का ड्रेन, आपका बाथरूम का जो सीव होता है, ड्रेन होता है कचरा अटकाने के लिए, ठीक है। एक बार उसमें बहुत सारा क्लॉग हो गया, एक बार बहुत सारे कचरे अटक गए, तो इजीली वाटर विल नॉट पास थ्रू द ड्रेन, सेम इज द कंडीशन हियर। सो ये जो फाइब्रिन है, इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ सीव, ये सीव में बहुत सारे कचरा अटक गए, तो अभी फ्लो विल बी रेस्ट्रिक्टेड, सो नाउ दिस इज टर्म्ड एज अ ब्लड क्लॉट। समझे बेटा, और यही ब्लड क्लॉट जो है, ये धीरे धीरे ड्राई अप हो जाएगा। अगर एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग है तो ये धीरे धीरे ड्राई अप हो जाएगा और ये ऐसे खपली बनकर निकल जाती है। बट अगर इंटरनल क्लॉट हुआ तो ये क्लॉट डिसइंटीग्रेट होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज देर आर सेवरल एंजाइम्स विच विल डिसॉल्व दी क्लॉट, ठीक है।
अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज का जो एक और काम क्या है, ये तो एक्टिवेट कर लिया, इट इज एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन, दिस वाज इनएक्टिव and this is active, so it is causing the activation of thrombin. ठीक है, along with that prothrombinase is also associated with inactivation of heparin, ठीक है. So this was the entire lecture for blood clotting, which is any which ways a quick revision of what we did in the last class. Quickly let's go through what we have done already in this class. Initially we spoke about, we did, ठीक है, क्विक रिविजन कर लेते हैं कि आज अपन ने पूरे लेक्चर में करा क्या. ठीक है, तो क्विक रिवीजन में हम ये वी स्टार्टेड अप विद हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. પછી हमने बात किया उसका ट्रीटमेंट क्या है, जो मदर प्रोड्यूस करने वाली है वो सेम चीज़ हम बाहर से दे देंगे सो दैट द मदर विल नॉट गेट अ चांस टू आइडेंटिफाई दी डी एंटीजन. ठीक है, उसके बाद वी डिस्कस्ड अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट एंड देन वी स्टार्टेड अप द न्यू टॉपिक दैट इज ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में वी स्पोक अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम प्लस 2 आयंस, फैक्टर नंबर 5 को गोली मारो, फैक्टर नंबर 6 को गोली मारो, फैक्टर नंबर 7 को गोली मारो. ठीक है, पढ़ो, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फैक्टर नंबर 8 जो है विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दी क्वींस डिजीज. क्वीन ही हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी जब ब्रिटिश एरा था, राइट. तो क्वींस डिजीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट. हीमोफीलिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्वींस डिजीज. ठीक है, इन क्वींस डिजीज और इन फैक्टर नंबर 8 वी स्पोक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर. ये भी आपके एम्स सिलेबस का पार्ट है, बट सिंस एम्स इज डिस्कार्डेड सो इट इज ओके इफ यू डोंट रिमेंबर दिस ऑल्सो, बट मेरा काम है पढ़ाना तो मैंने पढ़ा दिया. ठीक है, वी स्पोक अबाउट द फंक्शन ऑफ वॉन विलीब्रैंड्स फैक्टर कि ये कैसा काम कर रहा है, हाउ इज इट कॉजिंग अननेसेसरी एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर अपना फैक्टर 8. एंड अगर अननेसेसरी एक्टिवेशन हो गया तो फैक्टर 8 इजीली डिग्रेड हो जाएगा. ठीक है, देन वी स्पोक अबाउट फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 11 एंड फैक्टर नंबर 12, 13. ठीक है, उसके बाद हमने क्लॉटिंग मैकेनिज्म देखे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, दोनों आगे चलकर क्या एक्टिवेट कर रहे हैं, इट विल एक्टिवेट फैक्टर नंबर 10. फैक्टर नंबर 10 along with factor number 5 will cause synthesis of in the blood, it will cause the synthesis of an enzyme prothrombinase. नाम बता रहा है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाएगा, और या फिर दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस. ओके, जो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा. थ्रोम्बोकाइनेस जो है थ्रोम्बोकाइनेस विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू thrombin. Thrombin acts like an enzyme and it converts fibrinogen into fibrin. Fibrin forms a meshwork. This meshwork is stabilized by factor number 13 and it ultimately causes aggregation of the blood cells in the clot leading to decreased blood flow. ठीक है बेटा, so that is all with today's class. ठीक है, we will have to go in this particular manner. ये थोड़ा सा टॉपिक ड्राई है इसलिए हम सिर्फ नोट पैड पे काम कर रहे हैं, बट जैसे ही हम स्ट्रक्चर ऑफ एनाटमी ऑफ हार्ट में जाएंगे आई विल डेफिनेटली शो यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सर्टन 3D मॉडल्स. हम हार्ट को घुमा फिराकर एज इफ हम एक्चुअल हार्ट देख रहे हैं, हम हार्ट को घुमा फिराकर आगे की लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी.